नमस्कार और सक्ष न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देश की कमान संभाले 9 वर्ष हो गए। इन 9 वर्षों में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। शासन तंत्र चुस्त दुरुस्त हुआ, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर करारा प्रहार हुआ, सरकारी योजनाओं का लाभार्थी वर्ग बढ़ा और योजनाओं का पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन भी किया गया। इसके अलावा देश ने महामारी का कुशलता से सामना किया और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाबी भी हासिल की। इसे सिर्फ मोदी सरकार की ही नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत की सफलता भी माना जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तो शपथ ली ही थी, साथ ही 2019 में नरेंद्र मोदी ने जब लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब भी 26 मई की तारीख का एक खास महत्व था। दरअसल 26 मई 2019 को ही राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बहरहाल एक और जहां बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरोपों की झड़ी लगा रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर महंगाई, बेरोजगारी और कुछ अन्य विषयों पर उससे 9 सवाल पूछे और कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने वादों को पूरा नहीं करके देश के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे वह काल्पनिक थे और कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल शीर्षक से एक पुस्तिका भी जारी की है और कहा है कि 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी को माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। धन्यवाद जयराम जी। आज दरअसल प्रधानमंत्री को माफी दिवस मनाना चाहिए। पिछले 9 साल जिनका लेखा जोखा अभी जयराम रमेश जी ने आपके सामने रखा, उस लेखा जोखा को अगर आप देखते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा और 2 शब्द के अलावा तीसरा नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारतीय से जिसके साथ विश्वासघात हुआ, उससे वो माफी मांगे। जो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ आता है ये काल्पनिक है। पिछले 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप, जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं, तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले ये। किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है, तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। यह स्तर बना दिया आपने मेरे देश का। इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए भारत से। किसानों की आय पर जयराम रमेश जी ने एक सवाल पूछा, दुगनी छोड़ दीजिए। अब तो किसान कहते हैं जो उस वक्त थी ना, बस उतनी भर हमें मिल जाए वापस, तो वही। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री को महंगाई, नफरत और बेरोजगारी जैसी नाकामियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर 9 साल की इमारत खड़ी की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से सरकार से पूछे गए 9 सवालों की फेहरिस्त साझा करते हुए ट्वीट किया, झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर बीजेपी ने खड़ी की 9 साल की इमारत, महंगाई, नफरत और बेरोजगारी। प्रधानमंत्री जी अपनी इन नाकामियों की लीजिए जिम्मेदारी। दूसरी ओर बीजेपी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को भी खारिज किया। आज देश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। और एक संख्या हम खाली बताएंगे, एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है। भारत में
36 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया गया, 36 लाख करोड़, जबकि 14 में सिर्फ 19 लाख करोड़ था। तो आप देखते हैं करीब करीब दुगना एक्सपोर्ट हुआ है। महंगाई पर बात बहुत की जाती है, तो थोड़ा हम बता दें, ये बहुत जरूरी है देश के सामने रखना आपके माध्यम से। भारत का एनुअल इन्फ्लेशन अप्रैल 23 में 4.7% है, 4.7%। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नीचे आकर -0.92% हो गया, 0.92%। मैं बताना नहीं चाहता हूं कि बाकी देशों का क्या हाल है, खाली आपके सामने हम कुछ बड़े देशों की बात जरूर रख देना चाहते हैं। इंग्लैंड में कितना है, अमेरिका में कितना है, आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूएस में 8.9, ऑस्ट्रेलिया 8.5, फ्रांस 17.5, स्वीडन 21.2, जर्मनी 23.5। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं कि भारत लगभग 4.7% है, यूक्रेन की समस्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसलोकेटेड है, तो दुनिया भी उससे परेशान है। लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी कैसे मैनेज की, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी, और मैंने इसकी बात की। एग्रीकल्चर में तो बहुत चर्चा हुई है, ने एक इतनी झूठ बात कही है कि एमएसपी पे क्या कर रहे हैं। आज हम रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहते हैं कि धान का एमएसपी 14-15 में 1360 रुपए पर क्विंटल था, आज वो 2040 रुपए पर क्विंटल है, 100% राइज हुआ है। उसके बाद पैडी ग्रेड ए 1400 रुपये था 14-15 में, आज वो 2060 रुपए पर क्विंटल है। ज्वार 1530 था, आज 2970 रुपये। और बाकी बाजरा 14-15 में 1250 रुपये था, आज वो बढ़कर 22-23 में 2350 है। ये पूरी सूची हमारे पास। तुर दाल अरहर 4350 था 14-15 में, आज 6600 है। तो एक बार कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तो देख लिया करे, डेटा ठीक रखा करें आरोप लगाने के पहले कि कितना एमएसपी हम लोगों ने बढ़ाया है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। नीचे कांग्रेस पार्टी ने करप्शन का भी सवाल उठाया है, तो उस पर तो काफी बोलना पड़ेगा, उसको मैं बाद में आता हूं। एक जो बात कही कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो रहा है, तो जरा ये हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है। 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। और एक विषय जिससे थोड़ा मेरा जुड़ाव रहा है उस विभाग के मंत्री के रूप में, आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 22-23 में $11 बिलियन यानी 90,000 करोड़ का मोबाइल एक्सपोर्ट किया गया है। इसमें 4-5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होने के बाद ये आगे बढ़ा, जिसमें 70% महिलाएं काम करती हैं। 70%। फोन की निटिंग में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये एक सोची समझी रणनीति थी कि भारत को थाईलैंड, वियतनाम और चाइना की तुलना में कॉस्ट कम करना था, इसीलिए पीएलआई स्कीम आया। और आज देखिए भारत कहां से कहां पहुंच गया। अभी टिम कुक आए थे ना, एप्पल कंपनी के मालिक, उन्होंने क्या कहा, इंडिया इज ए डिजिटल ग्रेट ग्रोइंग मार्केट फॉर अस। तो जो भारत में एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो आपको जानकर एक संख्या खाली मैं बता दूं, 2014 में भारत के 78% मोबाइल बाहर से आते थे, 78%। और आज भारत के आवश्यकता का 99% मोबाइल मेड इन इंडिया से आता है। अब 1-8% कुछ लोग बाहर का मोबाइल लेते होंगे, उनको शुभकामनाएं।
कि उसमें नौकरी मिली, उसमें टैक्स आ रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये क्या बातें कही जाती हैं। एक जो भारत की एक और बहुत विशेषता है, जीएसटी पर भी सवाल कहा गया है, क्या कहते हैं वो, गब्बर सिंह टैक्स। हाँ हाँ, ये राहुल गांधी का तकिया कलाम है। अप्रैल 23 में भारत में 1,87,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है जीएसटी से, हाईएस्ट एवर 1,87,000 करोड़। और सिर्फ 20 अप्रैल को 68,288 करोड़ 28 करोड़ रुपए आए हैं एक दिन में, हाईएस्ट एवर। और कांग्रेस के मित्रों, जीएसटी जब आती है तो राज्य को भी तो फायदा होता है। तो सारी सूची हमारे पास है। तो आज देश की इकोनॉमी क्लियर हो रही है, क्लीन हो रही है। और ये देखिए, 2 आंकड़े देकर के मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 22-23 में 6,68,435 करोड़ रुपए, 6,68,435 करोड़ रुपए सीधा बैंक अकाउंट में भेजे गए गरीबों के। लगभग 45 करोड़ बैंक अकाउंट खुला है 312 स्कीम में। और कितना सेव किया गया, 2,73,093 करोड़ रुपया सेव किया गया, जो बीच के लोग मार लिया करते थे। और दूसरा, फिनटेक मूवमेंट में आपको जानकर मुझे खुशी होगी ये बताते हुए कि भारत का जो फिनटेक मार्केट है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट है। $50 बिलियन 21 में था और 25 तक बढ़ के $150 बिलियन हो जाएगा। और डिजिटल पेमेंट भारत में $10 बिलियन का है। तो क्या डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल पेमेंट, क्या जीएसटी, क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्या किसानों की, अब जहां तक नौकरी का सवाल है, मुझे एक बात कहनी है। आपको मालूम है 4.5 करोड़ रुपया तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से आता है, उसका एक रिकॉर्ड है जो फॉर्मल लोग हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। तो नेशनल हाईवे बनता है तो लोगों को अवसर रोजगार का मिलता है कि नहीं। भारत स्टार्टअप इंडिया में दुनिया में कहां से कहां 1 लाख स्टार्टअप है, उसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, $1 बिलियन उनका रेवेन्यू, 7,000 करोड़। उसमें कितनों को नौकरी मिल रही है। मैंने मोबाइल की बात आपको बताई, इलेक्ट्रॉनिक की बात मैंने बताई आपको। आज भारत में इतना मेट्रो आ रहा है, भारत का रेलवे में एक ही, आपको मैं आंकड़ा दे देना चाहता हूं, नौकरी के बारे में तो बहुत जरूरी है बताना, कि रेलवे का विद्युतीकरण 13-14 में सिर्फ 33% था, आज वो 90% 22-23 पर हो गया है। तो लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं, जब बिजली बढ़ाने का काम अधिक तेजी से हो रहा है। डिजिटल दबदबा मैंने आपको बता ही दिया कि डिजिटल दुनिया में भारत का दबदबा क्या है। चीपेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड ये भारत में है, जिसका आप लोग भी सदुपयोग करते हैं फटाफट। भारत की व्हाट्सएप इंडस्ट्री बहुत तेज बढ़ रही है, आप लोग भी सब कुछ, आजकल तो आपकी पूरी रिपोर्टिंग मोबाइल पे ही आती है। आपका अभिनंदन है, खुशी होती है। पूर्व संचार मंत्री के रूप में थोड़ा इसका मेरी भूमिका रही है, तो मुझे एक व्यक्तिगत संतोष भी मिलता है। तो ये जो पूरी स्थिति है, सड़कें हैं, हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, कितना एयरपोर्ट बना है आपको मालूम है ना, कि आज एयरपोर्ट की संख्या कहां से कहां पहुंच गई है। मैं वो भी आपको संख्या दे देता हूं। एयरपोर्ट जो है, हाँ कितना, 74 न्यू एयरपोर्ट बने हैं हमारे बिहार में। दरभंगा में 9 लाख लोग खाली दरभंगा से उड़े हैं, और दरभंगा से कोचिन भी फ्लाइट जा रही है। तो जब विस्तार होता है तो
रोजगार के अवसर मिलते हैं कि नहीं? तो क्या सड़क, क्या बिजली, क्या मेट्रो, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या मैन्युफैक्चरिंग, आज भारत की टॉय इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम मिल रहा है? तो ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं? दो अंतिम विषय करके फिर आपको मैं सवाल लूंगा। कांग्रेस पार्टी करप्शन पर सवाल पूछ रही है। कमाल है साहब। जहां फोन बैंकिंग ऑर्डर में था, इसको दो उसको नहीं दो, और जहां पर क्या 2G, क्या कॉमनवेल्थ, क्या आदर्श घोटाला, क्या बोफोर्स, क्या वो एस बैंड अंतरिक्ष घोटाला, क्या सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मैं इसकी बात करूं क्या? दो बातें मुझे कांग्रेस के बारे में आज कहनी है। हम लोग पंच तत्व की बात करते हैं ना, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, थल, नभ, वायु, अग्नि। और अपने संस्कारों में ये सोच है कि जब ये 5 तत्व आप अंतिम विदाई करेंगे तो उसी में समा जाना है। इसकी शास्त्रीय व्याख्या भी है, सृजनात्मक व्याख्या भी है। कांग्रेस पार्टी पंच तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि पंच तत्व का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने इसको करके दिखा दिया। और मैं बताना चाहता हूं, थल का घोटाला कॉमनवेल्थ ले लीजिए, आदर्श ले लीजिए, और वो जमीन पर ही नहीं रुके, जमीन के अंदर भी चले गए। कोयला घोटाला जमीन के अंदर मिलता है कोयला, वहां भी कर दिया हूं। मैंने वायु की बात की, 2G घोटाला क्या है? वायु के माध्यम से वो आता है, 2G घोटाला हुआ। अब आप देख लीजिए, नभ में तो हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया उन्होंने, हेलीकॉप्टर तो आकाश में उड़ते हैं। जल में तो सबमरीन घोटाला। और जहां तक अग्नि का सवाल है, तो दामाद सिंह ने जो जमीन लिया बीकानेर में, जिस पर 3 FIR चल रहे हैं, बाकी कार्रवाई हो रही है, वो कहां से था? हम यहां लगाएंगे सोलर प्लांट्स, किसानों को जमीन ली गई। तो इसीलिए मेरे मन में एक बात आती है कि जिंदगी में ग्रेडिंग बहुत होती है। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुना है, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। द कांग्रेस ग्रेडिंग इज 4C, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। ये है कांग्रेस। और वो आज जब देश की इकोनॉमी इतनी ओपन हो गई है, पूंजी निवेश आ रहा है, दुनिया भारत को विश्वास कर रही है, तो इस तरह की बातें करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात मुझे कहनी थी, कांग्रेस पार्टी PSU की समर्थक है और बार बार LIC का विरोध, बार बार स्टेट बैंक का क्या टिप्पणियां की गई। तो आज मैं पत्रकार मित्रों को एक आंकड़ा दे रहा हूं। मार्च के क्वार्टर में LIC का प्रॉफिट 13,428 करोड़ रुपए का है। 13,428 करोड़। यह प्रॉफिट 466% बढ़ा है पिछले 2,371 करोड़ के प्रॉफिट से सेम क्वार्टर में। और जहां तक स्टेट बैंक का सवाल है, तो वो भी हम कहना चाहेंगे कि SBI का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में 50,232 करोड़ है। 50,232 करोड़, 58.58% ईयर ऑन ईयर। तो जो संस्थाएं देश के लिए अच्छा काम कर रही हैं, उसके लोग आलोचना करते हैं कि किसी के पीछे लगे हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अंतिम सवाल, और फिर मैं आपके सवाल लूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है, चाइना को संदर्भ लेकर के। कांग्रेस के मित्रों, चाइना की जमीन
जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये भारत ही है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। और चाइना के बारे में मैं एक बात आपके सामने कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। चाइना के संदर्भ में उनके रक्षा मंत्री एके एंथोनी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पर है कि हम जान करके सड़कें नहीं बनाते हैं चाइना के साथ ताकि टेंशन नहीं हो। ये उनका सवाल है, सोच है। और आज मोदी जी के समय सारी सड़कें, क्या अरुणाचल, क्या लद्दाख, क्या कश्मीर, सब बनकर तैयार हैं, सारे पुल बन गए। ये नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत है। तो मित्रों, मुझे लगा कि इस झूठ के पुलिंदे को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल वही होगा। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आलोचना करिए। आज जिस तरह के ट्वीट किए हैं जयराम रमेश ने, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। क्या भाषा है वो? हम इस डिस्कोर्स को कहां गिरा रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ? मैं बहुत भर्त्सना करता हूं उस ट्वीट की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।